हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट कार्ल मार्क्स के बारे में। यहाँ पे तो कार्ल मार्क्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में इनके यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेनली 4 टॉपिक्स पे होगा, जिसका नाम है पूंजीवादी रीति, ठीक है, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक अर्थव्यवस्था कह लो, अलगाववाद। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको मिल रहा है इसका देखने का इनका जीवन परिचय। तो ये आप देख लेना, 1818 में इनका जन्म हुआ है जर्मनी में। इनके फादर यहूदी थे, बाद में वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ से ये जो है स्टार्ट है यहाँ से, उससे पहले कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पेपर जो है आपका यहाँ से आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वहाँ से पूछे जाएंगे आदर्शवाद से। तो इसलिए मैंने आदर्शवाद को यहाँ पे लिख दिया है डिफ़ाइन करके कि आदर्शवाद होता क्या है। आपको बस ये याद रखना है कि आदर्शवाद एक तरीके से विचारवाद भी कहते हैं इसको, यानी कि विचार व्यक्त करना अपना। ये क्या कहता है, ये वाला जो मतलब कि सिद्धांत है, ये क्या कहता है कि अपने विचार व्यक्त करना, किसी भी समाज में जो परिवर्तन होते हैं, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, उस पर अपना जो विचार है, जो अपनी थिंकिंग है, वो उसको व्यक्त करना। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है इसके बारे में कुछ और सोचते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भौतिकवाद। भौतिकवाद जो है कार्ल मार्क्स ने निकाला है। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का साइंटिफिक तरीका, उसको हम कहते हैं भौतिकवाद, ठीक है। और थर्ड आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी कि हम इतिहास को हम पढ़ते हैं साइंटिफिक तरीके से, यानी कि अर्ली मैंस के बारे में हम बात करते हैं तो उनके बारे में हमें कैसे पता चला है, साइंस से, है ना, क्योंकि वो अपने पीछे कुछ साक्ष्य छोड़ के गए हैं, कुछ गुफाएं छोड़ के गए हैं, जिसमें उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, यानी कि आदर्शवाद की। तो जैसे मैंने बताया आपको, आदर्शवाद एक तरीके का विचार है, यानी कि समाज के प्रति आपकी क्या राय है उसको रखना। पर जो कार्ल मार्क्स है वो इसमें एक चीज़ ऐड ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि आज के हिसाब से जो हम कहते हैं वो ठीक है, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। जो हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो समाज है, जो सोसाइटी है, आज के हिसाब से जो हम उसके लिए बोल रहे हैं वो ठीक है। लेकिन कल इन फ्यूचर क्या वो चीज़ें सही होंगी? फ्यूचर में अगर हम बात करें तो जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमने अभी सोचा है उस हिसाब से वो जो चीज़ें हैं वो गलत हो सकती हैं। तो इसलिए जो कार्ल मार्क्स है ये कहते हैं कि हम विवाद को ख़त्म करने के लिए, यानी कि आदर्शवाद को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें कि एक भौतिकवादी व्यवस्था को अपनाएं। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का साइंटिफिक तरीका होता है ना। जब हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से व्यक्त करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास उसको एक्सप्लेन करने का एक सबूत है ना, एविडेंस है कि हम अगर हमें फ्यूचर में कोई हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमें गलत ठहराएंगी कि ये नहीं, ये चीज़ गलत है, तो हम उनको एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ें गलत नहीं है, हमने इसको देख के बोला है, ऐसे ही नहीं कह दिया कुछ भी, ठीक है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें हमारा सम्मान करेगी इस चीज़ के लिए कि हमने जो भी कहा है सोच समझ के कहा है और एविडेंस के तौर पे कहा है, हमारे पास एविडेंस है उसके लिए। इसी को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, भौतिकवाद कहा है, ठीक है। और आदर्शवाद के अंदर एक और चीज़ देखेंगे आप कि जो आदर्शवाद है इससे कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए हैं, ठीक है। यहीं से इन्होंने अपनी जो जर्नी है एक समाजशास्त्री की वो प्रारंभ की है, स्टार्ट की है, ठीक है। इसमें आप हिंगलवाद के बारे में पढ़ते हो। हिंगलवाद जो कि बताता है आपको द्वंद्ववाद के बारे में, ठीक है। हिंगलवाद क्या बोलता है, द्वंद्ववाद, यानी कि किसी भी चीज़ को आप डिबेट करके एक्सप्लेन करो, ठीक है। यानी कि दो पक्ष होते हैं आमने सामने, वो किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, एक तो पक्ष में होता है, एक विपक्ष में होता है, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा साक्ष्य होते हैं कि इस चीज़ को प्रेजेंट करने के, तो वो जो है जीत जाती है पार्टी, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, एक ही व्यक्ति जीतता है, दो होंगे आमने सामने तो एक व्यक्ति की ज़्यादा अगर पलड़ा भारी है तो वो जीतेगा डेफिनेटली। तो जो कार्ल मार्क्स है वो इसको ही सपोर्ट करते हैं, ना कि द्वंद्व की न्याय नीति को, ठीक
ठीक है। द्वंद्व की न्याय नीति क्या है, जो मैंने आपको बताया, आदर्शवाद के बारे में विचार व्यक्त करना। सिर्फ हम हवा में कोई चीज़ बोल दें वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसको हम एक्सप्लेन करें, उसको हम उसके लिए हम साक्ष्य यानी कि एविडेंस अगर हम दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भौतिकवाद जो है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए उन्होंने द्वंद्ववाद दृष्टिकोण को एक नए रूप में ऐड करा है। वो कह रहे हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या है, आप डिबेट भी कर रहे हो और साथ में आप साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहे हो, यानी कि एविडेंस भी दे रहे हो कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा, हमारे पास उसके लिए एविडेंस है, ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो एविडेंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में टिकाऊ होंगे और कल को कोई आने वाली पीढ़ी हमें गलत नहीं बोलेगी इस चीज़ के लिए कि नहीं ये जो है गलत बोल रहे थे, हम सही हैं, ठीक है। तो वो एक स्ट्रिक्ट चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके आप नोट्स बना लो, ठीक है। अगर आपको एक बार आप वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद फिर आप जो है चैप्टर पढ़ लेना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा भौतिकवाद। इसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। भौतिकवाद में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास साक्ष्य होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए, ठीक है। जो कि कार्ल मार्क्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस नहीं किया मतलब इनको सही तरीके से यूज़ करा है भौतिकवाद को, ठीक है। ऐसा होता है ना कि एक जो सिद्धांत है उसको सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं यूज़ करता, बहुत सारे व्यक्ति यूज़ करते हैं, उनकी अलग अलग राय होती है उसको लेके, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा, यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, आपको दिख रहा होगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बता रहा है ये आपको। तो मैंने इसको बता दिया है आपके कि जो समाज की संरचना है जो स्टार्ट हुआ है। देखो डायनासोर, एक डायनासोर वाला पार्ट आता है, जब डायनासोर मरे तो एक नया युग का प्रारंभ हुआ जिसको हम कहते हैं इंसानी युग, है ना, मानव युग, ठीक है। डायनासोर ख़त्म हुए तभी तो आ पाए हम लोग, नहीं तो शायद नहीं आते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसानी युग कहते हैं। इसी को ही जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि इंसानों के बारे में हमें उसकी जो विकास प्रक्रिया है उसके बारे में कैसे पता चलता है, उनके द्वारा छोड़े गए एविडेंस, है ना, जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो चित्रकलाएँ उन्होंने गुफाओं के अंदर बना रखी हैं और हड्डियाँ, बहुत सारे सबूत ऐसे मिलते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पे रहते होंगे, है ना। तो कार्ल मार्क्स इसको बोलते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद है, कार्ल मार्क्स ने निकाला है ये, ठीक है, उनका ही है ये निकाला हुआ। तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, अगर हमें किसी भी देश की, ठीक है, या राज्य की अर्थव्यवस्था को समझना है, या किसी देश की या राज्य की राजनीति को समझना है, पॉलिटिक्स को समझना है, तो हमें वहाँ की आर्थिक समृद्धि, व्यापार, रोजगार और समानता, इन तीनों चारों चीज़ों को सही से एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम किसी देश की हालत को समझ पाएंगे कि उस देश का लोकतंत्र कैसा है ना, लोगों के प्रति उनकी क्या उदारता है, किस तरीके से वो जो है काम करते हैं अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसको और अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करने के लिए, या फिर मैं इसको गलत ठहराऊँ, कार्ल मार्क्स ने अपनी ही कही हुई बात को गलत भी ठहराया है कहीं कहीं पे। वो गलत नहीं ठहरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ऊपर देखो, पहले बॉक्स में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐतिहासिक भौतिकवाद आर्थिक नियतवाद नहीं है। इनका मतलब ये है कि ठीक है कि हम किसी भी समाज को आज तो हम देख लेंगे, मतलब कि अभी मैं देखूं समाज को अपने आसपास आर्थिक रूप से, तो ठीक है, मैं एक एनालाइज कर लूँगा कि कंडीशन कैसी है, उनके पास जाके उनसे बात कर सकता हूँ मैं, है ना, यानी कि हम लोगों से जाके बात कर सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। पर हम पास्ट में जाके क्या उस चीज़ को देख सकते हैं? नहीं। उसको देखने का तरीका क्या होगा, हमारे पास एविडेंस जो मिलते हैं हमें, ठीक है, वो कैसे मिलते हैं, उनके कल्चर से, कि उनके जो कल्चर था वो इस हिसाब से था कि उन्होंने एविडेंस छोड़े अपने पीछे। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को मानते थे कि अगर हम आज इस देवी देवता की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो जो मूर्तियां हैं वो ख़त्म थोड़ी ना होंगी, वो तो वहीं रहेगी, इंसान तो चला जाएगा पर वो मूर्तियां वहीं रह जाएंगी, उनके द्वारा बनाई हुई जो चीज़ें होंगी वो वहीं रह जाएंगी। वो क्या है? वो संस्कृति है। तो संस्कृति भी इम्पॉर्टेंस रखती है एक हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है, उस समय को पढ़ने के लिए
हमें, क्योंकि देखो अभी तक जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे अपनी, जब भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अभी तक, तो आपने एक चीज़ अब वहाँ पे नोटिस की होगी कि आपको कोई भी, आप कुछ भी पढ़ते हो तो वहाँ पे संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पे करती है, रोल पे करती है। क्योंकि हम मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हम किलों के बारे में पढ़ते हैं, फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, लोगों के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा बनाए गए, कैसे कि वो जो संस्कृति थी उन्होंने उस जगह छोड़ी वहाँ पे। इसलिए हमें पता चलता है कि ये जो लोग थे वो इस तरीके से रहा करते होंगे, उनका जो खान पान था वो ऐसा होगा, वो पहनावा ऐसा होगा उनका, क्योंकि कला जो है उसका सबूत मिलता है हमें कि उस समय के लोग ऐसी ड्राइंग बनाते थे। ठीक है, तो कि वो जो कपड़े पहनते थे तो डेफिनेटली वो कपड़े जो है वहाँ पे उन्होंने शो कर रखे हैं कि हम इस तरीके से कपड़े पहनते हैं, खाना इस तरीके का खाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनकी जो लिखी हुई लिखावट है हमें अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या लिखा हुआ है, बस हमें एक अंदाज़ा लगा रखा है हमने कि इस तरीके से ये लोग रहते होंगे, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना मेरे को डेफिनेटली, अगर नहीं आ रहा तो अब भी बताना मेरे को, ताकि मैं अपने उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ चीज़ों में। आप बताओगे नहीं तो मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पाऊँगा। अगला आता हमारा विसंबंध। इसको हम अब अलगाव भी कहते हैं। विसंबंध को हम अलगाव भी कहते हैं। कहीं कहीं आप इसको अलगाव भी पढ़ोगे, शायद क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि अलगाव, मार्क्स, कार्ल मार्क्स के अलगाव की विधि के बारे में बताओ, तो आप इसमें क्या बोलोगे? विसंबंध आपको याद आना चाहिए उस समय पे कि विसंबंध मतलब, विसंबंध का मतलब होता है जब भी आप कोई वस्तु बनाते हो उससे आपका कोई संबंध नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम है पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, है ना, अभी जो चल रहा है ये है पूंजीवाद। तो यहाँ पे एक काम को करने के लिए 4 श्रमिक काम करते हैं एक चीज़ को बनाने के लिए, यानी कि ABC। ठीक है, तो 4 श्रमिक क्या बना रहे हैं? एक शूज़ बना रहे हैं, यानी कि शू बना रहे हैं। एक जूता बनाने के लिए 3 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि एक का काम क्या है? नीचे का शोल बनाना। ठीक है, एक का काम क्या है? ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जूते का वो बनाना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? उन दोनों को जोड़ के पूरा जूता बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो जूते की क्वालिटी है वो घट जाती है। और दूसरी चीज़ जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विसंबंध से जो इंसान काम करता है उसका उसमें लगाव नहीं रहता, वो उससे अलगाव फील करता है ना। इसको मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मान के चलिए एक मज़दूर है, वो एक टेबल बना रहा है। ठीक है, अब वो टेबल बना रहा है, पूरी एक टेबल वो अकेला बनाएगा व्यक्ति। ठीक है, तो उस टेबल को बनाने के लिए वो अपनी पूरी जान झोंक देगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो सही से बहुत ज़्यादा अच्छी बनाए उसको, क्योंकि उस टेबल से उसका एक लगाव भी हो जाएगा कि ये मैंने बनाई है। ठीक है, कल को कोई अवार्ड मिलेगा तो उस व्यक्ति को मिलेगा, है ना। अगर कोई उसकी ज़्यादा रकम लगाएगा तो वो उस व्यक्ति को मिलेगी, ना कि उन व्यक्तियों के जो कि आज पूंजीपति है। अगर आप कोई काम करोगे एक्स्ट्रा तो वो काम का जो लाभ होगा वो पूंजीपतियों को मिलेगा, आपको थोड़ी ना मिलेगा। तो जो कार्ल मार्क्स है वो यही कह रहे हैं कि अलगाव की जो विधि है, अलगाव का जो सिस्टम है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक काम पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो एक काम को करने के लिए 3-4 लोग बिठा रखे हैं, वो उसको अलग तरीके से करते हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति पूरी जान लगा देगा उसके अंदर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसको पता है कि मुझे तो जितना सैलरी मिलता है उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा मुझे उसके अंदर। तो इसलिए कार्ल मार्क्स इसको गलत बताते हैं कि अलगाव यानी कि विसंबंध, उस जो बनाया हुआ जो सामान है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, होप आप मेरी जो वर्ड्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। इसमें देखो वर्डों का बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल है। आप अगर ये समझ जाओगे तो आपको पूरा का पूरा जो ये बुक है समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक आता हमारा वर्ग और अधीनता का संबंध। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने ना यहाँ पे एक तो खोज करी है 3 तरीके की वर्ग की, जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं, जो सभी जो विद्वान हैं वो बोलते हैं। पहला तो वर्ग होता है जिसको हम कहते हैं गरीब। ठीक है, सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं इसको हम, यानी कि जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। ठीक है, मजदूर वर्ग जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अमीर वर्ग, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तो ये पहला गरीब हो गया यानी कि सर्वहारा, दूसरे नंबर पे हो गया अमीर, और तीसरे नंबर पे होता है भूमिपति, जिसके पास अपार भूमि है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है भूमि की। तो ये जो है 3 लोग हैं जो कि नॉर्मल हम देखते हैं। ठीक है,
अब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि नॉर्मली उनके मायने में दो लोग हैं, ठीक है, दो तरीके के वर्ग हैं। एक वर्ग तो वो है जो कि गरीब है या फिर सर्वहारा जिसको कहते हैं, गरीब को हम सर्वहारा कहते हैं, यानी कि जो कमाता है और खाता है, ठीक है, खुद का मेहनत करता है, वो किसी की टुकड़ों पे नहीं पलता। जैसे कि ये पूंजीपति लोग हैं, इनके पास पैसा है तो ये लोगों को जो है शोषण करते हैं, उनको भी चूसते हैं, जो फ़ायदा होता है वो इन लोगों को होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे, पहला नंबर तो ये हो गया कि वो एक सर्वहारा वर्ग रखा उन्होंने। दूसरे नंबर पे रखा उन्होंने पैसे वाले लोग, यानी कि अमीर, जिसके पास भूमि भी है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो वर्ग है, ये वर्ग किन लोगों ने बनाया है? पूंजीपतियों ने, अमीर लोगों ने बनाया है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, है ना, बहुत पहले की बात करें, तो उस समय किसी तरीके का वर्ग नहीं था, क्योंकि सभी लोग समान थे, ठीक है, सभी सेम खाते थे, उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो सभी के पास सेम थे। बाद में जब चीज़ों में परिवर्तन आया तो एक आ गया अधीनता वाला वर्ग आ गया, यानी कि पैसे वाले वर्ग आ गए। इन्होंने क्या किया, सबको अपने अधीन कर लिया, अपने नीचे ले लिया कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं आपको पैसे दूंगा, या उसके बदले में कोई भी, जैसे अनाज के बदले में मैं आपको चावल दे दूंगा, ठीक है, आप जो काम करोगे उसके बदले में मैं आपको खाना दे दूंगा, इस तरीके से। क्योंकि पहले पैसे नहीं होते थे, पहले तो ऐसे ही होता था कि आदान प्रदान करना, यानी कि चावल के बदले में गेहूँ ले लिया, या फिर आपके पास जूते हैं तो आपने जूते के बदले में जूता बेचा, आपने उसके बदले में गेहूँ ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले ली, इस तरीके से। इसी को जो है कार्ल मार्क्स वर्ग और अधीनता का संबंध कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ग है ना, ये पहले नहीं थे। अगर हम बात करें अर्ली मैंस की, तो उस समय नहीं थे, बाद में बनाए गए हैं, ठीक है। तो और कार्ल मार्क्स इसके बारे में कह रहे हैं कि नॉर्मली उन्होंने जो खोज करी है वो 3 वर्गों की करी है, लेकिन उन्होंने एक और वर्ग का खोज करी है जिसको हम कहते हैं मध्यवर्गीय, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास जो है, एक वर्ग नया निकल के आया है, मिडिल क्लास। अभी के ज़माने में हम देखें तो वो एकदम सटीक बैठता है। 1818 में जन्मे थे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि इनकी सोच कितनी आगे तक थी, क्योंकि इन्होंने मिडिल क्लास का जो शब्द है वो निकाला है। उस समय निकल गया होगा कि मिडिल क्लास व्यक्ति भी कुछ होता है, ठीक है। तो 3 वर्ग तो यही थे पहले से, गरीब, अमीर और भूमिपति। फिर क्या हुआ, इन गरीबों में से निकल के कुछ लोग आ गए मिडिल क्लास में, थोड़े से ऊपर क्लास में चले गए, तो इनका जो काम था वो भी बदल गया। वो मजदूरी ना करके वो कुछ और करने लगे, एम्प्लॉयज़ बन गए, यानी कि ऑफिस में बैठने लगे, थोड़ा बहुत जो है गरीब से थोड़े ऊपर की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इन्हीं को ही कार्ल मार्क्स ने बोला है मध्यवर्गीय वर्ग, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा उत्पाद के साधन संबंधी शक्तियाँ और रीतियाँ। इसमें क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें उत्पाद के जो, इस उत्पाद की रीतों के बारे में। इसमें क्या है, एक फैक्ट्री लगाता है कोई भूमिपति व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है। फैक्ट्री लगाने के लिए उसको एक लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, उसको चाहिए मटेरियल, उसको चाहिए मशीन, उसके अलावा उसको चाहिए एम्प्लॉइज़, ठीक है, जो उसके लिए काम करे। ये जितने लोग जो है, फिर एम्प्लॉयज़ होंगे तो एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे, वो साथ में अंतर्क्रिया करेंगे, बात संबंध बनाएंगे। शक्तियाँ जो होगी सबके पास, किसके पास होगी सबसे ज़्यादा, सबसे जो ऊपर होगा, हायर लेवल पे जो होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, जिसने वो प्लांट मतलब स्टार्ट किया है, स्टार्टअप करा है, वो उसके पास। यहाँ पे वो रीतियों के बारे में बताते हैं। इसमें बताते हैं वो 4 तरीके की रीतियाँ। सबसे पहली रीति आपको मिलेगी एशियाई रीति, उसके बाद आप पढ़ोगे प्राचीन रीति, एंड देन सामंतवादी, और लास्ट में पूंजीवादी रीति जो भी चल रही है। सबसे पहले स्टार्ट होता है एशियाई रीति के बारे में। तो ये एशियाई रीति क्या है, ये आप लिख लो, ठीक है। आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप साथ साथ लिखते रहो इसको, और या फिर एक काम कर लेना, पहले आप सुन लो पूरा चैप्टर कंप्लीट, सुन लो मेरे से, तो उसके बाद आप इसको जो है पढ़ लेना एक बार, और साइड में नोट्स बना सकते हो आप, साइड में जब जगह बचती है पेज में वहाँ पे। सबसे पहले हम बात करने वाले थे एशियाई रीति के बारे में। तो एशियाई रीति जब आई थी, शुरुआत सबसे पहले यहाँ से हुई है। यहाँ पे कोई भी वर्ग का नामो निशान नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली मैंस के टाइम में कोई भी वर्ग नहीं था, कोई ऊंचा नीचा कोई भी नहीं है, मतलब कि अमीर गरीब कोई भी तरीके का वर्ग नहीं था यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में आई प्राचीन रीति।
ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 वर्गों का, स्वामी और दास, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, प्रारंभ हो गया प्राचीन रीति से। फिर आई सामंतवादी रीति, यहाँ पे क्या है और ज़्यादा जो है इसको बड़े लेवल पे ले गए। अब जो लोग जिनके पास भूमि खुद की होती थी पहले, थोड़े जो किसान लोग थे जो थोड़े गरीब थे, उनके पास के खुद की भूमि होती थी। फिर बाद में क्या हुआ, सामंतवादी रीति में जो गरीब लोग थे इनको भूमि रखने का जो हक था वो नहीं दिया गया, कि ये जो गरीब लोग हैं ये अपनी भूमि नहीं रख पाएंगे, नहीं रखेंगे। इसकी जगह पे वो अमीर लोगों की भूमि पे काम करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और बेचारा गरीब व्यक्ति तो पिस ही रहा है, ठीक है, वो बेचारा बस कैसे भी करके अपनी रोटी कमा रहा है। और अंत में आती है पूंजीवादी रीति, जो आप अभी आसपास में देखते हो कि जो पूंजीपति लोग हैं ये क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ये पूंजीवादी रीति जो है ये एकदम से नहीं आ गई है, ये आपकी सामंतवादी रीति में ये इंट्रोडक्शन हो गया था इसका, ठीक है। ये यहाँ पे पहली बार दिखाई दिया था इस वाली रीति के अंदर। इस समय आप रीति को मत समझो, आप कह लो कि ये समय है, एशियाई का समय और प्राचीन समय, उसके बाद सामंतवादी समय, ठीक है। तो ये समय के अकॉर्डिंग इसके बारे में हम और भी अच्छी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर्स सिर्फ कार्ल मार्क्स के बारे में ही है, उनकी जो सिद्धांत है उन्हीं के बारे में है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको और तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।